सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहतरीन हॉरर स्टोरीज़ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर अहमद ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम अहमद है और मैं मुंबई से हूँ। मैं आपको मेरे साथ हुई एक रियल घटना बताना चाहता हूँ। अभी मेरी उम्र 18 साल की है और ये घटना आज से लगभग 4 साल पुरानी है, जब मेरी उम्र 14 साल की थी। दरअसल हमारी फैमिली मोस्टली मुंबई में ना रहकर कुवैत में रहती थी और उस टाइम पर मैं भी वहीं पर था। और जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वो एक 7 मंजिला इमारत थी, जिसके 6ठे फ्लोर पे हमारा फ्लैट था। शुरुआत में तो नई जगह का हम लोगों ने खूब आनंद लिया और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट 1-2 महीने जब हम यहाँ पर रहते हुए हो गए, उसके बाद से कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात में 1 या 2 बजे के बाद ऊपर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी, मानो कोई ऊपर वाले फ्लोर पे भाग रहा हो या फिर कूद रहा हो, जैसे कोई सामान खींच रहा हो वगैरह वगैरह। अब ये घटनाएं 1 बार होती 2 बार होती तो बात कुछ समझ में भी आती, बट ये घटना हर रात होती और एक पर्टिकुलर टाइम में, लगभग सेम ही टाइम पर। बात सिर्फ इन आवाज़ों की करूं तो ये आवाज़ें आज तक वहाँ पर आती है। एक रात ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही थी कि मेरे जो अब्बू थे उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और वो देखने के लिए ऊपर चले गए कि आखिर चक्कर क्या है। जब मेरे अब्बू ऊपर गए तो मेरे अब्बू के सामने ही एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम ये हर रोज़ क्या करते हो और क्या तुम्हें यही टाइम मिलता है ये सब काम करने का? वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उस आदमी ने डरते डरते मेरे अब्बू से कहा, भाई मुझे भी काफ़ी देर से आवाज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अजीब और डरावनी सी बात ये थी कि वो जो फ्लोर था जिस पर वो आदमी था वो लास्ट फ्लोर था। एक दिन जब मैं अपने दोस्त को बुलाने के लिए उसके घर पर गया, जो कि 7th फ्लोर पर था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वो नहीं था। इसी वजह से अब मैं वापस नीचे आने लगा। नीचे आते टाइम मैं स्टेयर्स से आ रहा था। तब मैं जब थोड़ा नीचे चला गया और जब वापस से स्टेयरकेस के डोर की तरफ देखा, तब मुझे वहाँ पर एक छोटे बच्चे का फिगर दिखाई दिया। और सबसे अजीब बात ये थी, वो साया जो मुझे दिख रहा था वो कूद रहा था। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कोई नॉर्मल बच्चा कूदता है, बल्कि मानो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने वो साया ऊपर उठता और फिर नीचे आ जाता, मानो कोई स्लो मोशन फिल्म चल रही हो। बट यहाँ पर अजीब बात यह भी थी कि वो मेरे से ज़्यादा दूरी पर नहीं था और जिस तरीके से वो कूदता हुआ दिख रहा था उस हिसाब से वहाँ पर मुझे कुछ न कुछ आवाज़ तो सुनाई देनी चाहिए थी। बट वहाँ मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बस वो चीज़ मेरे सामने मुझे दिख रही थी। इस वाक्य के बारे में मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, बट उन्होंने कहा कि मैं बस बातें बना रहा हूँ और उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। एक और बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टेयर्स से नीचे आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी लिफ्ट से आता था तब मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होती। मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सबके साथ होता था या नहीं, बट जब भी मैं लिफ्ट यूज़ करता था तो लिफ्ट पता नहीं कैसे 3rd फ्लोर पर ऑटोमेटिकली रुक जाती थी, भले मैं 3rd फ्लोर का बटन दबाया हूँ या फिर नहीं। अजीब बात ये भी थी कि 3rd फ्लोर पर जब वो लिफ्ट रुकती तो उसका दरवाज़ा कभी भी पूरी तरीके से नहीं खुलता, बस वो थोड़ा सा खुलता और बंद हो जाता। लिफ्ट में कोई ख़राबी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी थी एक बार, बट उन्होंने जब चेक करा तो उन्हें कोई भी ख़राबी नहीं मिली। और यही कारण था कि मैं लिफ्ट का रास्ता हमेशा अवॉइड करता था। वहाँ पर अब जैसे जैसे हमारा समय बीत रहा था, हमें वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होती जा रही थी और धीरे धीरे हमें रहते हुए वहाँ पर 1 साल बीत गया। और उसके बाद मुझे उस जगह से रिलेटेड एक बात पता चली, और वो बात जो मुझे पता चली थी वो ये थी कि उस अपार्टमेंट में लगभग 1 साल पहले एक बच्चे का मर्डर हुआ था।
मे बी ये घटनाएं आपको ज़्यादा डरावनी ना लगे, बट ये सारी घटनाएं बिल्कुल सच हैं और आज भी वहाँ पर ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। फ़िलहाल तो मैं वापस से मुंबई में आ गया हूँ, बट मेरे और रिलेटिव्स जो कि वहीं रहते हैं वो बताते हैं कि ये घटनाएं आज भी होती हैं और मोस्ट प्रोबेबली सब लोग यही मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे उसी बच्चे की आत्मा है जिसकी वहाँ पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो ये थी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ। ये हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अंजय ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। वैभव, प्रशांत, दीप और मैं बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हम लोगों ने साथ में काफ़ी लंबा वक्त बिताया था। बट अपने करियर बनाने के लिए हम सभी लोग दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए और काफ़ी समय से हम आपस में नहीं मिले थे। इन सब में बस वैभव ही एक ऐसा था जो कि इंडिया में रहता था और मुझे कभी कभार मिल जाता था उस वक्त जब मैं मुंबई जाता था। तो इसीलिए क्योंकि हम सभी लोग काफ़ी समय से नहीं मिले थे तो हमने एक बार एक छुट्टियों का प्लान बनाया और ये हमारा प्लान था गोवा में। हमारा प्लान था कि हम गोवा में जाएंगे और उसके बाद वहाँ घूमकर मज़े करेंगे और वहाँ के आसपास के एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हमारा यही प्लान था कि हम गोवा से मैंगलोर जाने वाले NH-17 पर भी सफ़र करेंगे जो कि समुद्र के साथ साथ ही आगे बढ़ता है। अब हमने वहाँ जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और हमने कुल मिला के 2 हफ्तों की छुट्टी ली थी जिनमें हम स्टार्टिंग के 5 दिन गोवा में बिताने वाले थे और उसके बाद हम NH-17 से निकलने वाले थे। वैभव जो कि गोवा के पास में ही एक छोटे शहर में रहता था, उसने उस टाइम पर हमसे वादा किया था कि वो हमें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर हमें एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा। अब हम लोगों ने उससे काफ़ी पूछा कि वो कौन सी जगह थी, बट उसने कहा कि एक सरप्राइज़ है और जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। हम सभी लोग जानना तो चाहते थे बट हम लोगों ने भी ज़्यादा पूछा नहीं ताकि उसका मज़ा किरकिरा ना हो और हम लोग निकल पड़े गोवा के लिए। गोवा में हमने 5 दिनों तक आराम से मज़े करे। 5वां दिन ख़त्म होते होते हमने वहाँ से एक कार करी और NH-17 की ओर निकल पड़े। हमने इस पूरे रूट पर आराम से बहुत मज़े लिए और वापस आते टाइम हम एक छोटे से शहर करवर में रुके। इसकी दूरी गोवा से लगभग 2 घंटे की थी और फाइनली यहाँ आने के बाद वैभव ने बताया कि उसका सरप्राइज़ क्या था। उसने हमें बताया कि वो हमें अपने पास के ही एक पूर्वजों वाले घर में ले जाना चाहता है। इसके बाद उसने कंटिन्यू करा कि वहाँ पर जो हमें एक्सपीरियंस होगा ऐसा कुछ हम अपनी पूरी लाइफ में पहली बार और शायद आखिरी बार एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस घर को इस वजह से छोड़ा था क्योंकि वो हॉन्टेड माना जाता था। अब दीप और मैं तो इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बट जो प्रशांत था उसे इस बात को सुनकर थोड़ा सा डर लगा। पहले तो वो हमारे साथ चलने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहा था, बट हमने उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। हाईवे से नीचे उतरने के बाद लगभग 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि वैभव का जो पूर्वजों वाला वो घर था वो काफ़ी बड़ा था। वो लगभग 10 एकड़ के एरिया में फैला हुआ था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पर वहाँ पर कोई नहीं रहता था उसकी फैमिली का, बस वहाँ पर एक केयर टेकर रहता था जो कि वहीं का लोकल था। वो भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं चाहता था, बट तब जाता था जब हम वहाँ पर उसे पहले ही बताते थे कि हम वहाँ पर आने वाले हैं। और इस केस में भी मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आने वाला हूँ। एक बार जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो वैभव ने केयर टेकर को सारी बातें समझा दी और डिनर के लिए भी बोल दिया। गणेश हमारी ओर देखते हुए मुस्कुराया, बट उसने हमसे एक बात कही। उसने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम कोशिश करें कि लिविंग रूम के अलावा ज़्यादा किसी रूम में ना जाएं। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि रात में किसी भी वक्त बिजली जा सकती है, तो इसकी वजह से घबराना मत और अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ पहले से बनाए रखना। अब बात करूँ उस घर की तो सच में काफ़ी बड़ा था और ये जानकर तो मैं और हैरान हो गया कि उस घर में जब मैक्सिमम लोग रहते थे तब कुल मिला के मात्र 5 लोग वहाँ रहा करते थे। खाली ग्राउंड फ्लोर पर ही 6 बेडरूम्स थे और उसके अलावा
फर्स्ट फ्लोर पे दोबारा से 6 बेडरूम्स थे। वैभव ने बताया कि इस घर का जो निर्माण था वो लगभग 100 साल पहले का है। भले ही इसके बाद उसमें कई सारे रेनोवेशन हुए हैं, बट जो ओरिजिनल बिल्डिंग थी वो लगभग 100 साल पहले ही बनी थी। इसके अलावा उसने भी बताया कि उस घर में उसकी लगभग 3 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। इसके अलावा उसने बताया कि हमें वहाँ पर ले जाने का सीधा मकसद यही है कि यहाँ पर उनके साथ कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनके बारे में सोचकर उसने ये सोचा कि हमें वहाँ पर लाना चाहिए। उसने बताया कि उसके पूर्वजों में से कुछ लोगों की आत्माएं इस घर में जगह जगह पर दिखती हैं और उसके अलावा कुछ एक जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर उनको साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। अब प्रशांत को छोड़कर वहाँ पर हम सब एक्साइटेड थे, बट उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। जैसा कि गणेश ने हमसे कहा था, लगभग शाम को 7:30 बजे तक उसने हमें डिनर करवा दिया और उसके बाद वो वापस से अपने घर चला गया। हमने उससे बोला कि वो वहीं रुक जाए, बट उसने रुकने से मना कर दिया। जैसे ही वहाँ से वो गया, वैभव हमें सीधा लेके फर्स्ट फ्लोर पर चला गया और उसके बाद हम कॉरिडोर के सबसे आखिरी कमरे के सामने आ गए थे। दरवाज़ा खोलने के बाद पहले वो खुद अंदर गया और उसके बाद उसने हमें भी इशारे से अंदर बुलाया। उसने बताया कि ये उन्हीं कुछ जगहों में से एक है जहाँ पर वो आत्माएं महसूस करी जा सकती हैं। अब जैसे ही हम उस रूम के अंदर गए, मुश्किल से मैंने तो अपना एक स्टेप ही अंदर करा था कि तभी वहाँ पर लाइट्स चली गई। अब गणेश ने हमें एक लैंप दिया था, उस लैंप को वैभव ने जला दिया ताकि वहाँ पर रोशनी हो सके। लैंप को वैभव ने कमरे के बीचों बीच रख दिया और उसके बाद हम उसके चारों ओर बैठ गए और बातचीत करने लगे। बातों ही बातों में हमने प्रशांत की टांग खींचना शुरू कर दिया कि कैसे वो डरा हुआ है। भले ही टेंशन में तो हम सभी लोग थे हल्की हल्की, बट ऐसे हल्के फुल्के मजाक के कारण अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। अब हम लोगों ने वहाँ पर अच्छा खासा टाइम बिता दिया और उसके बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ और हम तो सोचने लगे थे कि शायद वहाँ पर कुछ होगा भी नहीं, बट तभी कुछ हुआ। अब जिस रूम में हम लोग बैठे थे वहाँ की सारी विंडोज़ वगैरह बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था और टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, बट एकदम से ही दीप और प्रशांत को वहाँ पर ठंड लगने लगी। अब पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, बट जब उनकी मैंने हालत देखी तो मैं भी सोच में पड़ गया क्योंकि वो सच में काँप रहे थे और इवन उनके दांत भी कँपकपा रहे थे। अब अजीब बात ये थी कि हम उनके सामने ही बैठे थे, बट हमें ऐसा फील नहीं हो रहा था। हमारे लिए अब भी आसपास का माहौल नॉर्मल था। लगभग 1 से 2 मिनट तक उनके साथ ऐसा ही होता रहा, बट उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और जैसे ये चीज़ शांत हुई तभी जिस रूम में हम बैठे थे उसके जस्ट बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई वहाँ से अभी अभी गुजरा हो। ये आवाज़ आगे जाके सीधा नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। हमने धीरे से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में इधर उधर देखने लगे, बट हमें कुछ भी नहीं दिखा। इसी वजह से हम लोग अब धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे कि शायद वहाँ पे हमें कुछ दिख जाए। जब हम एक बार कॉरिडोर में थोड़ा आगे आ गए तो हमने देखा कि बस उस लैंप की थोड़ी बहुत रोशनी के अलावा वो पूरा घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट को ऑन करा और अब मैंने उस लाइट को उस तरफ दिखाया जहाँ से हमें वो पैरों की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही मैंने ऐसा करा, ये पैरों की आवाज़ एक झटके में बंद हो गई। अब अगले कुछ सेकंड्स तक शांति बनी रही और उसके तुरंत बाद वो पैरों की आवाज़ वापस ऊपर की तरफ आने लगी, मानो वो जो भी था वो तेज़ी से ऊपर आ रहा हो। उस टाइम पर जो मैंने फील करा वो असली डर था, उस चीज़ के अपने सामने आने का डर। हम लोग काफ़ी तेज़ी से भागते हुए रूम के अंदर गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। रूम के अंदर जाने के बाद भी हम सबसे किनारे में जाकर बैठ गए। जैसे ही हम लोग कोने में बैठे, वो जो पैरों की आवाज़ थी वो वापस से अब दूर जाने लगी और उसके बाद नीचे चली गई। शायद वो जो कोई भी आत्मा थी वो मेरी फ्लैशलाइट के कारण जो रोशनी हुई थी उससे परेशान हो गई थी। अगले 15 मिनट तक हम में से किसी की भी वहाँ से हिलने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद वैभव ने बताया कि अब हमें वहाँ पर लाइब्रेरी में जाना चाहिए, वहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे सकता है। उसने बताया कि वहाँ पर उसके परदादा की आत्मा कई लोगों को दिखाई दी है, कम से कम उसको तो ऐसा ही बताया गया है।
काफ़ी धीरे धीरे हम लोग ऊपर सीढ़ियों से नीचे आए ग्राउंड फ्लोर पे। इस बात को लेकर हम काफ़ी खुश थे कि अब वो पैरों के चलने की आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही थी। एक बड़े से डाइनिंग रूम से होता हुआ वैभव हमें एक लाइब्रेरी में लेकर गया। जब हम वहाँ पर अंदर गए तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, सिवाय हमारे लैंप की रोशनी के और मेरे फ़ोन की फ्लैशलाइट के। जैसे ही हम अंदर गए, एक अजीब सी आवाज़ हमें उस रूम के किनारे से आई। हमने फ़ौरन उस तरफ लाइट दिखाई और तब हमारी आंखों के सामने एक परछाई धीरे धीरे उस जगह पर मानो इकट्ठा सी होने लगी। शुरुआत में तो वो बिल्कुल धुंधली लग रही थी, बट धीरे धीरे वो हमारी आंखों के सामने एकदम साफ दिख रही थी। एक आदमी जो कि शायद 45 से 50 साल की उम्र का होगा और उसने अपने बदन पे शायद कुर्ता पजामा डाल रखा था। वो अपनी शेल्फ के पास से किसी किताब को निकाल रहा था। इस तरह की परछाई थी वो। प्रशांत ने जैसे ही ये देखा, वो एकदम से कांप के नीचे गिर गया और इसी कारण उसका हाथ एक कुर्सी पर लग गया, जिससे एक जोर की आवाज़ हुई। बट वो जो परछाई वाली आत्मा थी, शायद उसे हमारे कामों से मतलब नहीं था और वो अपना काम वैसे ही करती रही। हम धीरे धीरे वहाँ से बाहर की तरफ आ गए। हमने उस रात के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख ली थी और अब हम और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से अब हम सीधा लिविंग रूम में आ गए, जहाँ पर कहते थे कि वहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं है। पर जब हम लिविंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उस टाइम पर एक ऐसी चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही थी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। जैसे ही हम कॉरिडोर में आए, हमारे सामने कुछ ही फीट की दूरी पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, लगभग उम्र में 80-85 साल की। वो बिना पलके झपकाए ठीक हमारी आंखों में देख रही थी और ये चीज़ देखने के बाद मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मुझे कितना ज़्यादा डर लगा। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि हमें वहाँ पर देखकर वो खुश नहीं थी। इसके बाद वो हमारी तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए बढ़ने लगी। इस नज़ारे को देखते ही हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि हमने बहुत ज़ोर से चीख मारी और वहाँ से हम सीधा भागते हुए घर से ही बाहर निकल गए। हम घर के बाहर गार्डन में थे और हमारे ऊपर आसमान में चांद हम पर हंस रहा था। जब हमने वापस घर के अंदर देखा तो बूढ़ी औरत अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये वाली घटना हम सभी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए अब हम में से किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी और हमने डिसाइड करा कि बाकी की रात हम लोग वहीं गार्डन में रहेंगे। दरअसल वैभव को उस घर में दिखने वाली लगभग हर आत्मा के बारे में पता था, तभी वो इतना पहले नॉर्मल था। बट वो जो बूढ़ी औरत वाली आत्मा थी, उसके बारे में उसे भी कोई आइडिया नहीं था। शायद वो भी उसकी कोई पूर्वज रही होंगी, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता था, या फिर वो पहली बार हमने ही वहाँ पर देखी थी। इसके अलावा वैभव ने बताया कि वहीं गार्डन से थोड़ा पीछे की साइड एक कुआं भी था, जो कि फ़िलहाल तो सूखा हुआ है, बट वहाँ पर एक टाइम पर घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। रात के वक्त कभी कभी उस कुएं के पास से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। उसने हमसे पूछा कि क्या हम लोग वहाँ जाकर देखना चाहते हैं, बट हम सब ने ही अब एक साथ एक ही सांस में मना कर दिया कि हमें अब कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं देखना। कम से कम ये बात अच्छी रही कि हमें उस कुएं वाली साइड से कोई आवाज़ वगैरह सुनाई नहीं दी। हम लोग पूरी रात जगे रहे। गणेश सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास हमारे लिए चाय वगैरह लेकर आया, बट जब उसने देखा कि हम लोग बाहर गार्डन में बैठे हैं तो वो भी हैरान हो गया। इसके अलावा हमने उसे सारी आत्माओं के बारे में बताया जो हमने बीती रात देखी। वो भी हर एक आत्मा के बारे में जानता था, पर सिवाय उस आत्मा के जो कि हमें कॉरिडोर में दिखाई दी थी। इसके अलावा उसने बताया कि भले ही हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लगा हो, बट वहाँ पर रहने वाली आत्माओं ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। अपने इस अनोखे से एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर हम लोगों ने अपनी ट्रिप पूरी करी और वापस अपने अपने काम पर लग गए। जाते जाते मैंने वैभव को शुक्रिया किया हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। आज ये घटना मैं अपनी साइकेट्रिस्ट की एडवाइस पर लिख रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं इस घटना को उस तरह से लिखूँ जैसे मैं अपने किसी दोस्त को एक लेटर भेज रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है इस चीज़ को मेरे मन से बाहर निकालने का।
मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बट मैं पिछले 1 हफ्ते से सोया नहीं हूँ। मैं कंटिन्यू जागता रहता हूँ। मेरे पास और कुछ ट्राई करने का ऑप्शन ही नहीं है। जब मैं पिछले हफ्ते अपनी साइकेट्रिस्ट के पास दोबारा गया तो उसने कहा कि मुझे एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और मैं ट्रॉमा से जूझ रहा हूँ। उसने मुझसे बहुत पूछा कि मैं अपने साथ हुई घटना के बारे में उसे बताऊं, बट मैं नहीं बता सकता था। बट उनका भी कहना सही था, क्योंकि वो मेरी मदद तब तक नहीं कर सकती थी जब तक मैं उन्हें कम से कम पूरी बात ना बता देता। मेरी बात ना बताने के बावजूद उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा और मुझे अच्छी दवाइयाँ दी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जिस वजह से एक बार को मैं ठीक भी हो गया था, लगभग आज से 1 साल पहले। बट किसी कारण से मेरा ये जो ट्रॉमा था ये वापस लौट आया। मैं दोबारा से अपनी डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये वापस से रिलैप्स हो गया है। मुझे नहीं पता था ये ऐसा वापस कैसे हुआ था, बट एक रात मैं बस उठा और मैं बुरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था और वो चीज़ जो कि मेरे साथ कई साल पहले हुई थी वो मेरे सामने थी और अब वो वापस आ चुकी है। बस उसके बारे में सोचने भर से मैं काँप सा रहा हूँ। इस घटना को इतने समय तक मैंने बस अपने अंदर छुपा के रखा, बट अब मैं फाइनली इस बात को बताने जा रहा हूँ। कई साल पहले की बात है, जब मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे। तब मैंने शहर को छोड़कर एक जंगल के पास में एक घर ले लिया। ये जंगल वैसे तो बिल्कुल अकेली जगह पे नहीं था, बट हाँ, यहाँ से नज़दीकी जो सबसे घर था वो लगभग 1 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा मेरे घर के पीछे की साइड से एंडलेस जंगल जा रहे थे, जो कि कितनी दूर तक जाते थे इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब जिस घर को मैंने लिया था ये एक लकड़ी का बना हुआ काफ़ी मजबूत और सुंदर दिखने वाला घर था, जो कि लगभग 20 साल पहले ही बना था, क्योंकि मैंने इसे इसके बनवाने वाले मालिक से ही खरीदा था। मेरी वहाँ पर आदत थी कि मैं हमेशा सुबह शाम घर से निकल जाता था और जंगलों में घूमने लगता था, बट हाँ, घर से ज़्यादा दूर नहीं जाता था। इसके अलावा जब भी मैं थोड़ा बहुत दूर जाता था तो मैं अपने साथ एक मार्कर रखता था, एक काफ़ी बोल्ड वाला मार्कर, जिससे मैं पेड़ों पर थोड़े निशान लगा देता था ताकि मुझे पता चल पाए कि मैं किस तरफ से आया हूँ। ऐसी एक सुबह थी। पूरे हफ्ते काम करने के बाद आज मेरा मन था काफ़ी घूमने का, तो मैंने फैसला करा था कि आज मैं इस जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ जब तक मैं थकता नहीं हूँ। ऐसा सोचने के बाद, अपने पास कई सारे सैंडविचेस रखने के बाद और कुछ ज़रूरी सामान, मैं अपने घर से सुबह सुबह निकल गया। अब मैं थोड़े समय बाद उतना आगे आ चुका था जहाँ पर मैं पहले आया था। इसके बाद मैंने आगे बढ़ना दोबारा शुरू करा। अब आगे एक पहाड़ी सी जा रही थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं घूम कर दूसरी साइड जाऊं या फिर सीधा पहाड़ी की चोटी के पास से होता हुआ जाऊं। तो मैंने पहाड़ी की चोटी वाला रास्ता चुना, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी दूर तक जाना था ताकि मैं वापस भी आ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा जगह देख भी सकूं। कुछ घंटे की मेहनत के बाद जब मैं पहाड़ की एक साइड से चोटी पर पहुंचा और दूसरी साइड मैंने देखा, तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दूसरी साइड बस एक प्लेन सा मैदान टाइप का एरिया था। और ये देखकर मैं काफ़ी हैरान था कि इस सुनसान से एरिया में वहाँ पर बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर टाइप का है। मुझे यहाँ पर एक घर होना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता था कि उस जगह पर उतने ज़्यादा अकेले में कोई वहाँ पर रह रहा होगा, क्योंकि मैं भी वहाँ रहता था और वहाँ पर और लोग भी रहते थे, बट वो सभी लोग जंगल के बाहर रहते थे, कोई भी अंदर नहीं आता था। अब मैं उस घर के पास गया धीरे धीरे। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि उसका काफ़ी हिस्सा सीमेंटेड भी था, जो कि ग्रे कलर का था। जब मैं उसके चारों तरफ घूमकर देखने लगा, तब एक साइड पर मैंने देखा कि वहाँ पर कई सारे पेंट के डिब्बे रखे थे, जो कि बड़े बड़े थे। मैंने नोटिस करा कि वो सारे डिब्बे बिल्कुल खाली थे। इसके अलावा उन डिब्बों को देखकर ये पता लग रहा था कि उनका यूज़ हाल फिलहाल में ही करा गया है, क्योंकि अगर वो डिब्बे काफ़ी टाइम से वहाँ पर होते तो वहाँ पर कुछ खास तरह के कीड़े लग जाते। तभी मेरी नज़र एक खिड़की पर गई, जो कि उस घर के किनारे पर थी। मैं फ़ौरन वहाँ पर गया ताकि मैं अंदर देख सकूं।
मुझे इतना आइडिया तो हो चुका था कि वहाँ पर कोई था नहीं। और जैसे ही मैंने अंदर देखा तब मैंने जो देखा वो मेरे लिए हज़म कर पाना काफ़ी मुश्किल था। वो घर अंदर से पूरी तरह से वाइट पेंटेड था। दीवारें, छत और यहाँ तक कि फर्श भी सब कुछ सफ़ेद पेंट में रंगीन था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि बस वहाँ पर पेंट ही हो रहा हो, बल्कि सफ़ेद पेंटेड दीवार पर कुछ अजीबोगरीब सी आकृतियाँ बन रही थी, वो भी लाल रंग के निशान से। उन अजीब से चित्रों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको मैं जानता हूँ या फिर समझ पाया हूँ। बट उन्हें देखने के बाद मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। इसके अलावा फर्श पर जो सफ़ेद पेंट था उसके बीचों बीच एक बड़ा सा सितारा टाइप का बनाया हुआ था, और सितारे के बीचों बीच से कई सारी लकड़ियाँ ऊपर सीलिंग से जुड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर आखिर चक्कर क्या चल रहा था, बट मेरा दिल उस जगह को देखकर काफ़ी तेज़ धड़कने लगा था। मैं डर गया था और वहाँ से वापस भी जाना चाहता था, बट मेरा एक मन मेरे को ये जानने के लिए मजबूर कर रहा था कि आखिर वहाँ पर होता क्या था। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ पर इस साइड वाले जंगल के एक किनारे पर जाकर बैठकर छुप गया। मैंने वहाँ बैठकर एक सैंडविच खाया और अब मैं ये सोचकर वेट करने लगा कि वो जगह जिसकी भी थी वो शायद वहाँ पर वापस आएगा। मेरा वहाँ पर उस जगह के मालिक से मिलने का बिल्कुल ही मन नहीं था, बट मैं जानना चाहता था कि आखिर उस जगह पर वो करता क्या था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब मुझे वहाँ बैठे बैठे लगभग 1 घंटा हो चुका था। अब धीरे धीरे सूरज डूबने लगा था और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था। अब मेरा मन वहाँ से वापस जाने का करने लगा था, बट मुझे याद आया कि मैंने सुबह आते टाइम अपने साथ एक फ्लैशलाइट रख ली थी, ये सोचकर कि कहीं मुझे आने में लेट हो गया तो मुझे अंधेरे में ना आना पड़े। आखिर में मेरी जिज्ञासा ही जीत गई और मैं वहीं पर ये सोचकर बैठ गया कि अगर 1 घंटे के अंदर वहाँ पर कोई वापस आया तो ठीक है, वरना मैं अपने घर निकल जाऊँगा। अब लगभग 20 मिनट के बाद अंधेरा हो गया और उसके बाद मुझे दूर से एक साया वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। उजाला बस इतना था कि मुझे ये पता चल रहा था कि कोई तो उधर से आ रहा है। मैंने उस परछाई को देखकर ऐसा लगा कि वो शायद किसी औरत की थी, और जहाँ पर उसकी आँख होनी चाहिए थी वहाँ पर कुछ लाल रंग से चमक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये डूबते हुए सूरज की लालिमा है जो कि उसकी आंखों से चमक रही है, बट मैं गलत था। वो कुछ और ही था, कुछ भयानक। इसके अलावा वो जो औरत थी वो अपने साथ किसी चीज़ को घसीटते हुए अपने साथ ला रही थी, जो कि दूर से मुझे एक बोरा जैसा लग रहा था जिसके अंदर कुछ तो था। अपने उस बोरे को घसीटते घसीटते वो धीरे धीरे करके अपने उस घर के सामने आ गई। दरवाजे के सामने आने के बाद उसने एक चाबी से वहाँ का ताला खोला और उसके बाद वो बोरा, जिसके अंदर मुझे समझ में आ गया था कि शायद कोई भारी सामान है, उसने वो बोरा अंदर फेंक दिया। अब मेरे मन में आया कि जो मुझे जानना था वो तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर कोई रहता है और वो अभी अभी लौट कर आया है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे वापस चलना चाहिए अपने घर। बट मैंने सोचा कि 2-4 मिनट बैठ कर देख लेता हूँ कि शायद वो औरत अब वापस भी जाए। बट जब कुछ मिनटों के बाद वहाँ से अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो अब मैंने फ़ैसला करा कि अब मैं वापस जाता हूँ। और जैसे ही मैंने अपना बैग पैक करा और वापस जाने लगा, मुश्किल से मैंने 5-6 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि मुझे मानो किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ नहीं कि कोई बहुत तेज़ रो रहा हो, ऐसी आवाज़ मानो कोई अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने रोने को दबाने की कोशिश कर रहा हो, और उसकी हल्की हल्की सी सुबकने की आवाज़ मेरे कानों में आई। अब मैं किसी भी तरह से एक बहादुर इंसान तो नहीं था, बट मैं काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु ज़रूर था। इसी वजह से मैंने फ़ैसला करा कि मैं धीरे से खिड़की के पास तक जाऊंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। मुझे लगा कि शायद हो सकता है अंदर वो जो औरत गई हो, उसे चोट लगी हो जिस कारण वो रो रही हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। धीरे धीरे छुपते छुपाते अब मैं उस साइड को आ गया जहाँ पर खिड़की थी, और अब मैं धीरे से अब उस खिड़की के काफ़ी करीब आ गया था, लेकिन मैं नीचे झुका हुआ था और अब वो आवाज़ मेरे कानों में बिल्कुल साफ तरीके से आ रही थी। ये आवाज़ पक्का किसी औरत की थी जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रही थी,
और मुझे इतना फील हो चुका था कि वो जो रो रही थी वो किसी दुख या दर्द के कारण नहीं, बल्कि ये डर वाला रोना था। अगले कुछ मिनट तक मैं वहीं पर बैठकर ये आवाज़ सुनता रहा, क्योंकि मेरे अंदर पता नहीं क्यों बट हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ से ऊपर उठकर खिड़की से अंदर झांकने की। अब एक और मिनट बाद वहाँ पर एक बार फिर से किसी चीज़ को घसीटने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद ये आवाज़ बंद हुई और जैसा ही ऐसा हुआ वो रोने वाली आवाज़ और तेज़ हो गई। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस खिड़की के बिल्कुल साइड वाले हिस्से से अंदर झांकना शुरू करा। अंदर मैंने देखा कि वो औरत जो कि उस जगह पर वो बोरा लाई थी, उसने बिल्कुल लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। अपने बालों को उसने बांध रखा था। उसका फेस दूसरी तरफ था। उसके सामने कुछ तो था और वो उसी के साथ कुछ न कुछ कर रही थी। मुझे सीलिंग से एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दे रही थी, बट ये नहीं किस रस्सी से क्या लटका है। वो रोने वाली आवाज़ अब भी मुझे लगातार आ रही थी, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि आवाज़ उस औरत से तो नहीं आ रही है। और तब वो औरत एकदम से नीचे को झुकी और जैसे ही वो झुकी तब जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन वहीं रुक गई। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग मेरे बराबर ही थी, यही कोई 22-24 साल, वो उस रस्सी से बंधी हुई लटकी हुई थी। उसने फ़ौरन ही मुझे देख लिया और अब वो मेरी आंखों में काफ़ी उम्मीद से देखने लगी, शायद इस उम्मीद से कि मैं उसे बचा सकता हूँ। बट तभी वो औरत जो कि नीचे झुकी हुई थी वो उठी और उसने कुछ तो उस लड़की के ऊपर छिड़कना स्टार्ट करा। और जैसे ही उसने ऐसा करा वो लड़की इतनी बुरी तरीके से चीखने लगी, जो चीख मैंने कभी भी नहीं सुनी थी अपनी पूरी ज़िंदगी में। वो औरत जैसे जैसे वो लड़की तड़प रही थी, हंस रही थी, काफ़ी भयानक हंसी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं एकदम से पीछे पलटा और मैं बस वहाँ से भागने लगा था। लेकिन तभी मुझे खिड़की से कुछ लाल रंग की रोशनी सी आती हुई दिखाई दी और तब मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि अपनी घबराहट के मारे वहाँ पर जो खाली पेंट के डिब्बे थे मैं उनसे टकरा गया और वो एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और मैं वहाँ पर गिरा। अब अंदर से जितनी भी आवाज़ें आ रही थी वो सारी एकदम शांत हो गई थी और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वो पलट कर देख सकूं। मैं बस जैसे तैसे करके उठा और वापस वहाँ से भागने लगा। मुझे लग रहा था कि मानो मेरा दिल तो फट ही जाएगा और अब मैं बस मर जाऊंगा। और मैं भाग रहा था जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़। मैं अभी बस पहाड़ी के एक साइड से ऊपर चढ़ा ही था और तब पहाड़ी के ऊपर वाली साइड जो चीज़ मैंने देखी वो शायद इस दुनिया की सबसे भयानक चीज़ थी। वो परछाई जो कि मेरे पीछे होनी चाहिए थी वो ठीक मेरे सामने पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसकी आंखें वो दोनों लाल थी, चमक रही थी। वो चल भी नहीं रही थी, वो हवा में लटकी हुई थी और उसी तरीके से तैरते हुए वो अब नीचे मेरी ओर आने लगी। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी पुरानी हो। उसकी जो त्वचा थी वो ग्रे सी हो गई थी और बिल्कुल टूटी टूटी सी लग रही थी। वो इंसान बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो वो धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी, बट जैसे ही वो मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पे थी वो एकदम से हवा में तेज़ी से बढ़ते हुए मेरे एकदम सामने आ गई। मुश्किल से मेरे फेस के 2 इंच आगे। अब वो मेरी आंखों के ठीक सामने थी। उसकी लाल आंखें मेरे सामने थी और उस पल पर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैंने वहीं पर अपनी पैंट गीली कर दी। अब उस टाइम पर मेरा पूरा शरीर एकदम से जाम हो गया था। मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था और ना ही अपनी नज़रें इधर उधर कर पा रहा था। मैं बस अब उसे देख रहा था जो कि मेरे सामने थी, जो कि इंसान नहीं थी। पहले तो मेरी नज़र उसकी आंखें पे थी, बट बाद में मेरी नज़र उसके मुंह पर गई जो कि बुरी तरह से घूमा हुआ था। और उसके बाद जब वो मुस्कुराई तो उसके दांतों पर, जो कि शायद कभी ना कभी इंसानों के रहे होंगे, बट तब वो बिल्कुल नुकीले से थे। वो चीज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता यहाँ पर। मैं बस उसके सामने मुर्दा की तरह खड़ा था। तब उसने अपना हाथ उठाया और उसने अपनी उंगली के एक बड़े से लंबे नाखून के ज़रिए मेरे चिन के पास अपना नाखून लगाया और धीरे से वो नाखून मेरी चिन के अंदर घुस गया और उसमें से खून नीचे गिरने लगा। पता नहीं उसके अंदर किस तरह की ताकत थी कि अगले ही पल अब मैं उसके पास एक नाखून के बल पर ऊपर
आसमान में लटका हुआ था। मैं बस अब लाचार था, बेबस था और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। और तब उसने बोलना शुरू करा। वो किसी और ही भाषा में बोल रही थी, किसी ऐसी भाषा में जो कि मुझे नहीं पता थी। बट थोड़ी देर तक जब मैं उसकी बात नहीं समझ पा रहा था, तब पता नहीं एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मानो वो अब सीधा मेरे मन में बात कर रही थी, मेरी ही भाषा में। और तब जो शब्द मैंने अपने मन में सुने, शायद ही मैं उन्हें कभी भूल पाऊंगा। तुमने वो देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। यहाँ गलत ये नहीं जो यहाँ पर हो रहा था, पर गलत ये है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी इस घटिया सी जिंदगी को मुझे अभी खत्म कर देना चाहिए, पर मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दूंगी, पर उसकी एक शर्त होगी। वो शर्त ये कि तुम कभी भी इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। इस चीज को, इस घटना को तुम अपने साथ अपनी कब्र के अंदर ले जाओगे, और अगर तुमने कभी भी किसी को बताया तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें इस कदर तड़पाऊंगी कि तुम्हारे जख्मों की कोई सीमा नहीं होगी। तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। तुम अपनी सबसे बदतर जिंदगी जियोगे तब, और उसके बाद अनंत काल तक तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। मैंने फौरन एक पल भी ना गवाते हुए उसकी बात मान ली, और ज़मीन पर मुझे पटकने से पहले उसने अपनी आखिरी बात मेरे मन में कही, जो कि हमेशा मेरे दिमाग में सट कर रह गई। तुम्हारा एक कभी ना खत्म होने वाला डर मेरी जरूरत के समय पर मेरे काम आएगा। इसके बाद उसने जैसे मुझे ज़मीन पर पटका, वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए वापस उस घर की तरफ जाने लगी। वापस जाते टाइम भी वो एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी, और उसकी आंखें पूरे समय पर मेरे ऊपर ही थी और वो मेरे को ही घूर रही थी। इसके अलावा वो एक बहुत ही भयानक मुस्कान दे रही थी। ऐसे ही वो धीरे से उस घर के अंदर चली गई, और जैसे ही वो वहाँ गई, उस घर में आग लग गई। मुझे पता था कि उस लड़की को जो कि वहाँ पर मौजूद है, उसको ज़िंदा बचाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। शायद वो शैतानी चीज़ वहाँ पर जो कुछ भी कर रही थी, उसमें उसने उसकी बलि ली है। और अब मैं अपने चिन के पास अपना हाथ रखकर अपने खून का बहाव मैंने रोका, और धीरे से अपना सामान उठाकर मैं वापस से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अगले कई हफ्तों तक मैं बिल्कुल सदमे में रहा। मेरी जॉब चली गई, मैंने अपना घर छोड़ दिया। उस जंगल वाले घर को बेचकर मैं वापस से शहर में शिफ्ट हो गया। बट इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने शायद वो सबसे भयानक चीज़ देख ली थी जो कि कोई भी इंसान कभी भी देख सकता था, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी को बता नहीं सकता था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, या तो मुझे वो लड़की लटकी हुई दिखाई देती, या फिर वो औरत मुस्कुराते हुए। मुझे हर वक्त बस डर लगता रहता था, और इसी वजह से मैं अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल था। वो जानना चाहती थी कि मेरे ट्रॉमा के पीछे का कारण क्या है, बट मैंने उसे नहीं बताया। मैंने उसे कभी नहीं बताया उस चीज़ के बारे में जो कि मैंने उस दिन देखी थी, और इसी वजह से आज मैं इस बात को टाइप करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा काँप रहा हूँ। पर मेरी साइकियाट्रिस्ट ने मुझसे कहा कि मुझे इस चीज़ को अपने दिल पर से उतारना होगा, तभी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा। और क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता था ये सारी बातें, इसी वजह से लिखना सबसे बेहतर तरीका था। ये देखो, अभी मैं सब टाइप कर ही रहा था कि एकदम से मेरे घर के दरवाजे पर किसी का नॉक हुआ। बट अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं दरवाज़ा खोलने नहीं जाऊँगा। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर मुझे ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। मेरी डॉक्टर कहती है कि ये सब हेलुसिनेशंस हैं जो कि मुझे मेरे ट्रॉमा की वजह से होते हैं। तो डॉक्टर को लगता है कि अगर मैं सारी घटनाएं लिख कर उन्हें दे दूंगा और वो पढ़ लेंगी तो शायद वो मेरी मदद कर सके। एक सेकंड, एक बार फिर से अभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, बट इस बार ये आवाज़ मेरे घर के मेन दरवाजे पे से नहीं बल्कि मेरे बेडरूम के दरवाजे पर आई है। मैं घर में अकेला हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।
इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।